न्यूजीलैंड ने जो परफॉर्म किया है तय मुल्की सीरीज़ में वो तो हमारे सामने है, वो जीत भी गए। पाकिस्तान को 2 दफ़ा उन्होंने शिकस्त भी उसमें दे दी। लेकिन अब जो बड़ा मैच जो आज होने जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा इवेंट है। अब कितनी नफसियाती में बढ़तरी हासिल है, और अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिव एनालिसिस आपका क्या होगा? कौन सी टीम जो है ऑन पेपर तगड़ी लगती है आपको? देखें, ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना तो 118 दफ़ा प्रॉब्ली दोनों आपस में खेले हैं। पाकिस्तान 61 टाइम जीता है और ये 53 टाइम जीते हैं। बड़ा एक मैं तो हमेशा कहता हूँ बड़ा सरप्राइजिंग किस्म का ये स्टैट्स है कि जो न्यूजीलैंड से हम कभी जीत नहीं पाए चैंपियन ट्रॉफी में, तो ये एक बड़ी एक पाकिस्तान के लिए वेट्स हम ये कह सकते हैं कि एक चीज़ है कि पाकिस्तान अपनी चैंपियन ट्रॉफी में इनको डिफीट नहीं दे सका। ये स्क्वाड दिखा भी रहे हैं हम स्क्रीन पे। हाँ जी, स्क्वाड तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि ये टीम हमारी खेल रही है, उनका भी इनका रविंद्रा जो मेन पार्ट होते हैं वो इसमें पार्ट नहीं है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये जो आप इमरान बात कर रहे थे कि किसका बैलेंस है, तो हमेशा पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीतता है, मोस्टली जीतता है। बट रिसेंट पास्ट में हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड बड़ा शानदार क्रिकेट खेल रही है। ख़ासतौर पर इनका जो कोर है प्लेयर्स का, ये 2 साल से वही यूनाइटेड है। आल्दो के बोल्ट और जो अगर हम बात करें तो सऊदी इनकी टीम का पार्ट नहीं है, जो इनके मेन फीचर थे बॉलिंग के अंदर। बट लुकी फर्गसन इनका वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, वो भी अभी कुछ दिन पहले इंजर हो गए, तो उनकी जगह जेमिसन आ चुके हैं। वो भी 145 145 से 50 तक जाते हैं ना। फखर भी तो आज फखर की अच्छी चीज़ ये है कि दोबारा ग्राउंड में आ चुके हैं। आगे जब बैटिंग के टाइम आएगा पाकिस्तान की तो कुछ असर कर नहीं, सकता है? उन्होंने मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्रिकॉशनरी तौर पे वो ग्राउंड से बाहर गए और फिजियो ने उनको चेक किया है, डॉक्टर्स ने, ऑब्वियसली पैनल मौजूद है, वो देखने के बाद पीसीबी की कोई रिलीज मीनवाइल नहीं आई। और अच्छी चीज़ है कि दोबारा वो ग्राउंड में आ गए। अगर कोई रिस्क होता तो खुदा न खास्ता वो ना आते। और साइम की इंजरी की वजह से पहले ही हमारी पूरी टीम का जो कम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब हो चुका है, और खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड इनको हो जाता या ऐसा कोई प्रॉब्लम आता तो फिर जो हमारे चांसेस थोड़े बहुत हैं चैंपियन ट्रॉफी में वो और मिनिमाइज हो जाते। अच्छा, बाबर से हमेशा ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, और पिछले कुछ अरसे से वो शायद उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। और तो उन्होंने कह दिया बेचारे ने मुझे किंग भी ना के और उनसे नंबर 1 पोजीशन भी जो है वो छिन गई है। लेकिन एक बात है कि वो ओपनिंग के लिए तो आएंगे, और आपको क्या लगता है कि उनके नंबर पे बड़ी बात हो रही है कि शायद उनका वो ओपनिंग में उस तरह से सेट नहीं हो पा रहे, उनका दूसरा या तीसरा नंबर बेहतर हो सकता है। तो आपके ख्याल में उनको किस नंबर पे खिलाना चाहिए? देखिए, बाबर को ऑलमोस्ट 2015 में उसका डेब्यू हुआ था, और अगर देखें तो 9-10 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मिकी आर्थर और सरफराज के एरा में वो आए थे, और उन्होंने तब आइडेंटिफाई किया था कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर में बेस्ट टैलेंट है और इसको लेके चलना है। और तब मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली 3 पे खेलते थे, दोनों से नंबर लेके बाबर को दिया गया। आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको बनाया, 55 प्लस की उसकी एवरेज है, 1900 है उसके, 6000 फास्टेस्ट रन उसने बना दिए। T20 में आप डिबेट कर सकते हैं बाबर की बैटिंग के ऊपर, उसके बैटिंग स्टाइल के ऊपर, वो तेज़ नहीं खेलता। टेस्ट में भी आप बात कर सकते हैं बाबर से रन्स नहीं हो रहे, लेकिन ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें बाबर दुनिया में बेस्ट है, और इसीलिए वो 4 साल से कंसेक्टिव नंबर 1 था। अब शुभमन गिल ने उससे ये टाइटल अभी फिलहाल उसने उनसे लिया है, क्योंकि बाबर की रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है। तो आपकी जो सेट पैटर्न होता है, जो टेम्पलेट मिला होता है, कभी भी अच्छी टीमें अपने कोर को चेंज नहीं करती। तो मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन बिल्कुल गलत था कि आपने किया गया इस फॉर्मेशन के अंदर। जितनी हमने देखा ना इमरान, जो आर्गूमेंट्स हम देख रहे हैं लोगों की तरफ से क्रिटिसाइज देख रहे हैं, 2 चीज़ें हमारी मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी ने करना था। साइम की जगह आपने एक ओपनर डालना था, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी। वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो थर्ड थी वो मामूल हक थे, और अभी जितना रिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं इस पर हम अलहदा बात कर सकते हैं कि क्यों नहीं रखा गया, वो भी मेरे पास इनसाइड है। दूसरी, आपने क्या करना था कि आपका जो स्पिनर था जो आप 6 मंथ से कैरी कर रहे थे, मामूल को क्यों नहीं रखा गया? वो मैं बताता हूँ जी, पहले मैं इस फॉर्मेशन का बता लूं। क्यूरियोसिटी पैदा करा। अच्छा, अब वो आपने सुफियान मुकीम को और फैसल अकरम को किया। चले, आपने फैसल अकरम से ज़्यादा प्रेफरेंस दी सुफियान मुकीम को, आप उसको कैरी करते हैं। बच्चे को 6 मंथ से लेके कैरी कर रहे हैं। साजिद खान मेरी नज़र में इन दोनों से बेहतर था। तो आपको सिंपली यही लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं आपने डालने थे, किसी ने ना कोई डिबेट करनी थी, ना कोई प्रॉब्लम होना था। तो आपने खुद अपने जो प्लेइंग 11 या 15 का स्क्वाड था उसको डिस्टर्ब किया, और उसका ये प्रॉब्लम आया। इमाम ने अभी भी ये मैच खेला, 2 दिन पहले भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला, और उसने 94 बॉल पे 98 रन किए और रन आउट हुआ है। क्यों नहीं खेला गया, उसके 2-3 फैक्टर मैं बता देता हूँ। एक तो उन पर एलिगेशन आया जी कि जो ड्रेसिंग रूम की जो खबरें बाहर जाती हैं वो शायद इमाम लीक करता है, जो इनसाइड है। दूसरा, उन पे एलिगेशन ये था कि वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ हो रही थी, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़, उससे पहले एक 3 रोज़ा मैच खेला गया जिसके कैप्टन थे इमाम। कहा जाता है कि इमाम लास्ट डे जो था वो टीम को छोड़ के लाहौर ट्रैवल कर रहा है कि इन्होंने अगले दिन फिर टीम को ज्वाइन करना था मुल्तान पे। मैनेजमेंट का या उनकी सोच शायद ये है, जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक, कि उनका था कि बाय बीइंग अ प्रोफेशनल
आप टीम को छोड़ के नहीं आ सकते, आप कैप्टन थे, आप फिनिश करते मैच, फिर अगले दिन आते। इमाम का स्टांस जो मुझे पता चला है, जो बात हमारी भी हुई है उनसे, वो ये था कि वो परमिशन के साथ आए, अच्छा। बट दोनों की जो साइड है वो डिफर कर रही है। और ये वो कह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आपके ख्याल में जो ये वजह बनी है, और ये वजह बनी है जिसकी इस पे वजह से भी हम उनको इरफान बात नहीं करेंगे। किया और साथ ही साथ आपको ये भी हम बताएं कि राशिद लतीफ़ ने भी ये कहा है कि 5-6 लड़के ऐसे हैं जिनकी टीम में जगह नहीं बनती थी। शायद अफरीदी से जब पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे भी पता है कि लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, उन्होंने कहा उन्होंने नाम कहा नहीं लूंगा। तो आखिर ये टीम को किस तरह से प्लान किया गया है, किसको शामिल किया गया, किसको मेरिट पे रखा गया और किस पे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक। इरफान, कल भी हम ये बात कर रहे थे और आपने बोला कि क्योंकि कराची में ड्यू फैक्टर ज़्यादा होता है, तो पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो उन्हें फील्डिंग करनी चाहिए। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं इस उनके डिसीजन से? देखें आयशा, आपकी एक तो दो रीज़न इसमें। एक तो ये कि जब भी ड्यू फैक्टर आता है तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो, जो भी आपका स्टांस हो, आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर में पेसर के लिए बॉल को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सीम और स्विंग खत्म हो जाती है, और स्पिनर के लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खासतौर पे जो रिस्ट स्पिनर होता है वो जब रिस्ट को आपको ब्रेक करते हैं तो बॉल बिल्कुल सीधी आती है और स्पिनर को ज़्यादा चांस होता है कि आप अटैक कर सकते हैं। आपको याद होगा जो हमने चेज भी किया थी 53 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ड्यू फैक्टर आ गया था, और ड्यू फैक्टर की वजह से पाकिस्तान को चेज करना बड़ा कन्वीनियंट हुआ। आल्दो कि आप जितना मर्जी प्रेज हम ज़रूर करेंगे रिजवान और सलमान अली याकूब की बड़ी शानदार पार्टनरशिप उन्होंने लगाई, बट उसमें कहीं ना कहीं रोल ड्यू का भी था। और हम जो टाई नेशन का फाइनल भी हारे हैं, तब भी मैं ट्रांसमिशन कर रहा था, मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान ये मैच बहुत मुश्किल है कि जीत पाए, कि हमारा डिसीजन गलत हो गया। तो एक तो आपका स्क्वाड में शायद मुझे लगता था कि फ़हीम को भी तब आपने गलत खिलाया था, आपको आकिफ के साथ जाना चाहिए था, बट ओबियसली अब जो भी आपने डिसाइड किया, बट वो एक डिसीजन कई दफ़ा इतना मैटर करता है। अगर आपको याद हो 2021 का जो वर्ल्ड कप था, दुबई में T20 खेला गया था, तमाम मैचेस में हुआ क्या कि जो टीम टॉस जीती थी वो चेस पे जाती थी, और सिंगल हैंडली ईजिली वो मैच जीत जाती थी। तो T20 में क्योंकि छोटा फॉर्मेट होता है, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, आल्दो कि ये 50 ओवर है, बट फिर भी जब ड्यू फैक्टर आएगा तो चेस करने वाली साइड के आप समझ लें कि 90% चांसेस एनहेंस हो जाएंगे। तो अभी करंटली अगर इरफान देखा जाए तो 191 पे 4 जो है आउट हो चुके हुए हैं न्यूजीलैंड के। आपको क्या लगता है कि कितना हाई स्कोरिंग टारगेट पाकिस्तान को मिल सकता है, और ये कंसिडर करते हुए कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इस वक्त कहाँ पे खड़ी हुई है, बाबर की परफॉर्मेंस हमने देखनी है, बाकी खिलाड़ियों की देखनी है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितना एक स्कोर पाकिस्तान को मिल जाए तो इजीली पाकिस्तान चेज कर सकता है? इमरान, अगर आप पाकिस्तान बॉलिंग को देखें ना, तो हमें 90% जो विक्ट्रीज पाकिस्तान की बॉलिंग ने दिलवाई, लेकिन ये डिबैकल हमारा स्टार्ट हुआ एशिया कप से। उसमें हमारा एक इंडिया के साथ मैच था, उसमें पाकिस्तान को बड़ी मार पड़ी। उसके बाद हमारा जो ट्राइयो था, खासतौर पे नसीम, शहीन और हारिस का, हमने देखा कि ये उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, और फिर शादाब की परफॉर्मेंस भी बुरी हुई। तो हुआ क्या कि हमारा उसके बाद परफॉर्मेंस जो आ भी रही है, हम विक्ट्रीज भी ले रहे हैं, बिट्स एंड पीसीज में आ रही है, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ रही। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हम मिडिल ओवर में आउट नहीं कर पा रहे। अभी भी आज देखें कि हमने 3 उनके ऑलमोस्ट 70 ऑड पे आउट कर लिए थे, और एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करवा दी 100+ की। उससे क्या कि अब दोबारा से वो गेम में वापस आ चुके हैं, मोमेंटम बन चुका है। जो कज़ाफ़ी में भी मैच खेला था पहला उन्होंने, तो उनका समहाउ यही टोटल था, और आखिरी 10 ओवरों में उन्होंने 130 के करीब टोटल कहा दिया, जिसमें ग्लेन फिलिप की आपको इनिंग्स याद होगी, उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, और आखिरी ओवर में उन्होंने 25 रन भी स्कोर किए। तो अभी वो जो चाह रहे थे न्यूजीलैंड, वो समहाउ उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं।